अनप्रेसिडेंटेड बॉन्ड सेल की योजना वहाँ उस पर विचार किया जा रहा है। उसका फ़ायदा, उस राहत पैकेज का फ़ायदा यहाँ पर लग रहा है कि वहाँ आने वाले समय में मिल सकता है मेटल कंपनियों को, और मेटल की डिमांड वहाँ पर बढ़ेगी। इकोनॉमी के लिए जो $220 बिलियन के जो राहत पैकेज का जो विचार है वो अगर आता है तो पूरी चाइना की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और यही वजह है कि पूरे ही बेस मेटल्स काउंटर्स में तेज़ी है। बेस मेटल्स ही नहीं, बेस मेटल्स का जो फ़ायदा है यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड को भी मिल रहा है, क्योंकि सिल्वर 50% मेटल और 50% प्रेशियस मेटल्स की तरह होता है। तो चांदी में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिल रही है। क्रूड भी जो अभी तक सुस्त बैठा हुआ था, 2 दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था, 10 से 12% कमज़ोर हो चुका था, वहाँ पर भी अब खरीदारी लौट रही है, और लग रहा है एक बड़ी इकॉनमी में अगर राहत पैकेज आते हैं इस लेवल के तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। इस वजह से मेटल, क्रूड और गोल्ड और सिल्वर चौतरफा यहाँ पर नॉन एग्री मार्केट में अच्छी तेज़ी है और अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी कमोडिटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। सरकार ने खाद्य तेलों की कीमत कम करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश दे दिए हैं। अदानी विल्मर के एमडी और सीईओ अंशु मलिक ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि खाद्य तेल की कीमतों में कटौती का फायदा ग्राहकों तक अगले 15 दिन में पहुंचेगा। 30 से 45 दिन में हम लोगों ने करीबन 15 से 20 रुपया लीटर कम किया है, और ये जो है ये कम हुआ है और धीरे धीरे दुकानदार तक ये माल पहुंच गया है। कंज्यूमर के पास काफी हद तक इसका रिलीफ मिल चुका है, थोड़ा आना बाकी है, क्योंकि हम लोग जब भी प्राइस कट करते हैं इसमें 15 दिन का डिले होता है कंज्यूमर तक, क्योंकि पाइपलाइन जो है वो पाइपलाइन में तो पुराना रेट का ही माल रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 15 दिन में कंज्यूमर को और रिडक्शन इन रेट दिखाई देगा। एंड इसलिए हम लोग सबने डिसाइड किया है कल कि हम एमआरपी भी कम करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को इसका पूरा बेनिफिट मिले। और अब पेश है आज की वो बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स दिन भर की कड़ी दौड़ भाग के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है स्वदेश रिपोर्टर। अकासा एयर को उड़ान भरने के लिए हरी झंडी मिल गई है। डीजीसीए ने अकासा को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया है, और इसी पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। हवाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर यह है कि देश की नई एयरलाइन अकासा एयर को डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर की तरफ से फ्लाइंग परमिट मिल गया है, यानी कि अब उड़ान भरने के लिए जितनी भी तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी थी वो पूरी हो गई हैं, और अब बहुत जल्द अकासा एयर टिकट बुकिंग के लिए उस तरफ कदम बढ़ाएगा, टिकट बुकिंग की शुरुआत करेगा। अकासा एयर की कोशिश यही है कि जुलाई अंत तक वो कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत कर पाए, यानी कि फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरू कर पाए। जब जुलाई एंड में इसके फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू होंगे अकासा एयर के, तब उनके पास मात्र 2 एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन उनका लक्ष्य एयरलाइन का यही है कि इसी साल यानी कि 2022-23 तक उनके पास 18 हवाई जहाज़ मौजूद हों, और आने वाले 5 साल में हवाई जहाज़ की संख्या को बढ़ा करके 72 तक पहुंचाया जा सके। यानी कि जितना बड़ा उनके पास बेड़ा या हवाई जहाज़ की संख्या मौजूद होगी उतना ही बेहतर वो कनेक्टिविटी और अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को वो बढ़ा पाएंगे। लेकिन इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव और एक बड़ा डेवलपमेंट है कि अकासा एयर को फ्लाइट परमिट मिल गया है और अब ये एयरलाइन उड़ने के लिए तैयार है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आखिरकार पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के नाम संबोधन में उन्होंने ये ऐलान किया। जॉनसन ने कहा है कि उनकी कंजर्वेटिव पार्टी एक नए नेता और पीएम का चुनाव करेगी। अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व होने के बाद उन्होंने ये बात कहते हुए जॉनसन ने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पद को छोड़कर वो उदास हैं। वो नए नेता को पूरा समर्थन देंगे। नए नेता के चुने जाने तक जॉनसन पद पर बने रहेंगे। So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. Our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times. I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed.
and I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. दरअसल जॉनसन के लिए ये हालात तब बने जब पिछले 2 दिनों में कैबिनेट के कई मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया और कई सांसद जॉनसन के खिलाफ हो गए। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के इस्तीफे के बाद जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इस्तीफे के बाद अब ये सवाल उठा है कि ब्रिटेन का अगला पीएम कौन। भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम पद की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ऋषि सुनक ने जॉनसन के चुनाव प्रचार में अहम भूमिका भी निभाई थी और ब्रिटेन के सियासी घटनाक्रम पर ज्यादा अपडेट हमारे सहयोगी संजय दत्ता दे रहे हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अब लग रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैंडल हो चुके हैं। एक तो पार्टी गेट हुआ, उसके बाद दोबारा पार्टी गेट हुआ, उसके बाद अभी एक सेक्स स्कैंडल हो चुका है जिसमें अब कंजर्वेटिव पार्टी लीडर क्रिस पिंचर फंसे गए हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है और अनपॉपुलैरिटी बोरिस जॉनसन का बहुत ही ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट अब लग रहा है बोरिस जॉनसन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कौन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं ये देखने पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, रिज़ाइन किए थे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बहुत ही जाने माने हैं और वो उनका फादर इन लॉ है नारायण मूर्ति इन्फोसिस का। वो छोड़ के भी होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है। वो छोड़ के आपका डोमिनिक रैब है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बेन वॉलिस है डिफेंस मिनिस्टर, लिज ट्रस्ट है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिसको ब्रिटेन में फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, ये भी है। लेकिन बोरिस जॉनसन शायद 2-3 महीना रहेंगे, उसके बाद एक डिसीजन होगा, उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक राज्य में मॉनसून के सबसे ज्यादा एक्टिव रहने का अनुमान भी जताया है और इसका सबसे ज्यादा असर कोंकण और मध्य महाराष्ट्र पर पड़ेगा। सुबह से मुंबई में भारी बारिश चल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और फिलहाल अगर आपको बता दें पिछले 3 घंटे या 2 घंटे के भीतर बारिश थम सी गई है, जिसके चलते यातायात में थोड़ी रिलीफ देखने को मिल रही है। तमाम जगह जहां जल भरा हुआ था वहां पानी निकलता दिखाई दे रहा है। वहीं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, लिंक रोड और एसवी रोड की अगर बात करें मुंबई में, वहां पर ट्रैफिक अभी स्मूथ चल रहा है। वहीं रेलवे की अगर बात करें तो सेंट्रल लाइन में जो हार्बर लाइन है वहां पर तकनीकी खामी के वजह से 2 घंटे का ब्लॉक किया गया है, बाकी की लाइनें चल रही है और वेस्टर्न लाइन एकदम स्मूथ चल रही है। जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट की आगाही है, वही आगे भीषण बारिश होने की संभावना है। इसके चलते मुंबईकरों को फिर एक बार जल भराव और ट्रैफिक की कंजंक्शन की वजह से तकलीफें आ सकती है। बिना कोई काम घर से ना निकले, ऐसी भी सलाह मौसम विभाग दे रहा है। आने वाले कुछ दिन 10 जुलाई तक ये ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। हम सभी मुंबईकरों को ये अपील करते हैं कि अगर कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और तमाम चीजें यातायात की कहें या फिर जलभराव की कहें, इस पर ध्यान बनाए हुए हैं और आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमने जो मुंबई के लिए जो जारी हुआ है, मुंबई, थाने एंड पालघर, उसके लिए हमने आज ऑरेंज रखा है, कल रेड रखा है, उसके बाद डे 3, डे 4 एंड डे 5 फिर ऑरेंज रखा है। एक्चुअली लास्ट 3-4 डेज से पूरा हमारा महाराष्ट्र स्टेट में, मराठवाड़ा, देन खास करके मध्य महाराष्ट्र एंड कोंकण में बारिश हो रहा है, जिसका आगाही हम ऑलरेडी दे चुके हैं। एंड इसका कारण है कि फेवरेबल मानसून एक्टिव रहने का कारण है कि फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन है। अगर आज कल तो एक लो प्रेशर एरिया था जो अभी साउथ पाकिस्तान के ऊपर चला गया है, अगर फेवरेबल सिनेप्टिक सिचुएशन कहा जाए तो 4-5 है। बारिश का कहर देश के कई इलाकों में जारी है। कुल्लू में एक तेज रफ्तार कार ब्यास नदी में गिर गई और नदी के तेज बहाव में
कार पत्ते की तरह बह गई। कार सवार लोगों का अब तक सुराग नहीं मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। ये जुलाई का जलजला है। व्यास नदी उफान है। तस्वीरों में देखिए नदी के बीच बह रही ये कार है। बताया जा रहा है एक टैक्सी मंडी से मनाली जा रही थी। कार जब बबेली के पास पहुंची तभी कार चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार व्यास नदी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार पत्ते की तरह पानी में बह गई। कार चालक तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन कार में सवार 2 लोग बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके लिए आईटीबीपी की टीम भी बुलाई गई। भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है। ऐसे में बहे 2 युवक की तलाश करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वित्त मंत्री ने आज सरकारी बैंक और रीजनल रूरल बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक में क्या कुछ आखिर निकल कर आया है, हमारी सहयोगी मेघना मित्तल से जानते हैं जो इसे ट्रैक कर रही हैं। मेघना, बताएं क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में से? जी, आज बहुत ही 2 महत्वपूर्ण बैठक ली गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा जो पहली बैठक थी वो रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर हुई है। उसमें ये उन्हें बोला गया है कि उनको क्रेडिट ग्रोथ अपनी इंक्रीज करनी है और काफ़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी डिस्कस हुए कि किस तरह से रीजनल रूरल बैंक्स को सस्टेनेबल और वायबल बनाया जाए और किस तरह से जो थोड़े इंडिकेटर्स हैं उन पर रीजनल रूरल बैंक्स को मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ और कॉस्ट रैशनलाइजेशन हो गया, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के साथ हुई है। वो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज की क्रेडिट ग्रोथ को लेकर बैठक थी। इसमें ये बोला गया है कि इन तीनों सेक्टर्स के लिए उन्हें 100% कवरेज करना है किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है आज फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में है उनको सबको किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्देश आया है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो निर्देश ये दिया गया है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज कन्वे किया है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों सेक्टर्स के लिए हम जानते हैं कि इस गवर्नमेंट के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज हमेशा थोड़ा प्राइम फोकस पे रहा है। तो ये एक बेसिकली आज महत्वपूर्ण निर्देश आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा कि 100% कवरेज किया जाए इन तीनों सेक्टर्स के लिए और किसान क्रेडिट कार्ड तीनों सेक्टर्स के लिए सबको प्रोवाइड कराया जाए। तो ये 2 महत्वपूर्ण बैठक आज फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा की गई यहाँ नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। वीवो पर ईडी का एक्शन जारी है। आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वीवो इंडिया और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर 48 जगह छापेमारी की और 119 बैंक खातों में जमा 465 करोड़ के साथ साथ 2 किलो गोल्ड बार और 73 लाख कैश जब्त किए। आपको बता दें कंपनी पर घाटे में दिखा टैक्स चोरी करने और हवाला के जरिए देश से बाहर पैसे भेजने का आरोप है, जिसके चलते ये एक्शन जारी है। वहीं ईडी के मुताबिक वीवो इंडिया के कई एम्प्लॉय, जिसमें कुछ चीन के अधिकारी भी हैं, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं इन छापेमारियों को लेकर एमईए स्पोक्सपर्सन अरविंद बागची ने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि एजेंसियां कानून के दायरे में अपना काम कर रही हैं। और इस खबर पर तमाम Indian companies who operate here otherwise need to follow the law of the land, and I think our legal authorities are taking step as per the law of the land. I don't see the need to make such comments, but again on the case itself I wouldn't like to get into it. इस मुद्दे पे और तमाम डिटेल सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। वीवो इंडिया पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद अब ईडी ने जो बयान जारी किया है उसमें कई चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। सबसे पहली बात तो ये कि ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि वीवो इंडिया से जुड़ी हुई तमाम एंटिटीज़ पर देश के 48 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी, रेड कंडक्ट की गई थी और इस पूरी कार्रवाई के बाद अब तक 119 बैंक अकाउंट को सीज किया गया है, जिसमें 465 करोड़ का बैलेंस मौजूद था। यही नहीं, इन 465 करोड़ के अलावा तकरीबन 73 कैश जो बरामद
है उसको भी सीज किया गया है और एफडीज जो 66 करोड़ के आसपास थी उसको भी सीज की गई है। 2 किलो गोल्ड बार ये सोना को भी ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान इसको सीज किया है। इन तमाम सीजर्स के बाद में ईडी ने ये भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यानी कि जब रेड चल रही थी तो कई वीवो एम्प्लॉयज़ और साथ ही साथ चाइना के जो नेशनल्स हैं उन्होंने भी इस पूरी कार्रवाई में असहयोग किया, पूरी जानकारी छुपाने की कोशिश करी और यही नहीं कई तो ऐसे थे जो मौके से फरार होने की कोशिश भी कर रहे थे। कई डिजिटल डिवाइस को छुपाने की कोशिश भी की गई, हालांकि बाद में ईडी ने उन डिवाइस को बरामद भी कर लिया। लेकिन ये एक प्रक्रिया थी जिसमें ईडी ने बताया कि अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। इसके पहले हमने देखा कि ईडी की इस रेड पर चाइना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। चाइना की जो प्रतिक्रिया थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि ये तमाम जो कार्रवाई की गई है ये हालांकि जो नियम कायदे कानून है उसके दायरे में रहते हुए की गई होंगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक एजेंसी चाइनीज़ कंपनियों को निशाना बना रही हैं वो एक सकारात्मक संदेश नहीं दे रहा है और अगर ऐसी स्थिति बरकरार रहती है तो ये दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक रिश्ते हैं उस पर असर डाल सकते हैं। चलिए अब बात वीवो पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की कहानी की करते हैं और इसी पर पेश है स्वदेश विशेष। चीन के साथ भारत का टेंशन सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बिजनेस में भी रहता है। वहीं भारत के अंदर काम करने वाले कई चीनी कंपनियां भी समय समय पर भारतीय एजेंसियों के रडार पर आती रही हैं और खासकर टेलीकॉम कंपनियां जिसमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे फर्जीवाड़े बेनकाब हुए हैं और उन्हीं से बीते रोज वीवो पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लेकिन हैरानी की बात यह है इससे पहले ही वीवो के 2 डायरेक्टर भारत छोड़कर फरार हो गए। आखिर क्या है वीवो की कहानी और क्या है ड्रैगन की चालबाजी का सच, इन तमाम मुद्दों पर फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेव और फॉर्मर कमिश्नर इनकम टैक्स डीएस सक्सेना से करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। भारत में 15% मार्केट वाली स्मार्टफोन की नामी गिरामी कंपनी वीवो जो इन दिनों ईडी के रडार पर है और वजह है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि वीवो ने फर्जी नाम पर तमाम शेल कंपनियां बनाई। इन शेल कंपनियों के जरिए उसने 47,000 करोड़ रुपए के नियमों का उल्लंघन कर चीन भेज दिया, जिसको लेकर ईडी ने बीते रोज करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कंपनी के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र समेत देश भर के 44 ठिकानों पर छापे मारे और तलाशी भी ली, जो कि पुराने गड़बड़ी को लेकर की गई। जबकि कंपनी के खिलाफ सीबीआई पहले से ही कार्रवाई कर रही है। वहीं इससे पहले कंपनी के 2 डायरेक्टर जेंग शेंग आउ और जेंग जी पहले ही देश छोड़कर भाग गए। अब बताते हैं आपको इस रेड की कहानी। दरअसल दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जम्मू कश्मीर स्थित वीवो के एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी ने वीवो के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ईडी को शक है कि ये सारी कथित जालसाजी के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं और इनके जरिए अवैध रूप से कमाई की गई रकम की हेराफेरी की गई और उसी कड़ी में ये छापेमारी की गई है। वहीं छापेमारी पर वीवो ने बयान जारी कर कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और वो कानून के हिसाब से मदद करेगी। वहीं चीनी कंपनियों के गड़बड़झाले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी चीनी कंपनियों पर भारत में काम करने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने के आरोप लगे हैं। अप्रैल 2022 में ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी की 5,551 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली थी, जबकि टैक्स चोरी के आरोप में फरवरी में चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर छापा मारा था। पिछले साल दिसंबर में भी आयकर विभाग ने शाओमी, ओप्पो और वीवो से जुड़े ठिकानों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ छापा मारा था। बाद में आईटी ने 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित बेहिसाब कमाई का पता लगाने का दावा किया था। देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है। इनमें शाओमी, ओप्पो और वीवो शामिल है। चीनी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में जानकारी छिपाई, टैक्स बचाने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी और भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया। चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है।
वीवो पर ईडी की कार्रवाई से चीन भी तिलमिलाया है और कहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा चीनी कंपनियों की लगातार जांच न सिर्फ कंपनियों के व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित करेगी बल्कि कंपनियों की गुडविल को भी नुकसान पहुंचाएगी। इसके साथ ही ये भारत में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल संबंधी सुधार में बाधा डालता है और चीन समेत दुनिया भर की कंपनियों के भारत में निवेश के भरोसे और इच्छा को कम करता है। मामला पैसे के फर्जीवाड़े का ही नहीं है बल्कि सुरक्षा और डेटा चोरी का भी है, जिसके चलते कई बार चीन पर सवाल उठते रहे हैं। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो इंडिया पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड के बाद में चाइना की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। चीनी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत की एजेंसियां नियम एवं कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई करेंगी, लेकिन ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से एजेंसी लगातार भारत में चीन की तमाम कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है, अलग अलग मसलन ईडी हो या फिर IT की रेड, इससे कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच में आर्थिक या व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। हालांकि भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई हो, लेकिन अंदर खाने स्थिति एकदम साफ है कि आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के लिए और साथ अगर कोई चाइनीज कंपनी भारत में गलत तरीके से काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो ये इम्प्लीमेंटिंग या प्रभावी एजेंसियां वो आगे भी एक्शन लेती रहेंगी। कैमरामैन जुनैद के साथ समीर दीक्षित, ET Now स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मामला केवल एक जांच का है, उसके आगे और इसके साथ हमारे साथ जुड़ के रविंदर सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं और DS सक्सेना जो कि फॉर्मर कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के। रविंदर सर, आपके पास आते हैं, कैसे देखा जाए इसको? क्या हम इसको ऐसे ही देखें कि एक कंपनी है उसके ऊपर जांच चल रही है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज उस पर जांच कर रही है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं करना चाहिए, या फिर इसका एक पॉलिटिकल मोटिव और इसका एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है? देखिए, कुछ दोनों हद तक चीजें हैं। एक तो एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लीजिए स्पेसिफिक केस है जो डिटेल्स सामने आई है, उसके चलते तहत जो भी इंक्वायरी हो रही है, दैट इज वन। बट दूसरा, इस बात से डिनाई नहीं करा जा सकता कि चाइनीज कंपनीज जो है वर्ल्ड वाइड ये अपने अलग अलग मैकेनिज्म से इंडिया का जो केस है, इसके अलावा आपको ध्यान हो वॉल स्ट्रीट में अमेरिका ने अब ये मैंडेट कर दिया कि इनको अपनी ओनरशिप बतानी है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना काफी कंपनीज को ओन करती है, दैट इज वन, कुछ परसेंटेज। दूसरी इशू ये है कि वंस अगेन अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ, फिर इंडिया में हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं वॉल स्ट्रीट पर, उनका ऑडिट नहीं होने देते हैं चाइनीज। ये कहते हैं कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाइना में पड़े हैं और उन अकॉर्डिंग टू चाइनीज रेगुलेशंस वो डॉक्यूमेंट्स हम अमेरिकन रेगुलेटर्स या अमेरिकन ऑडिटर्स को नहीं दे सकते। तो अमेरिका उस पर भी स्क्रू टाइटन कर रहा है। बेसिकली बात है कि चाइनीज कंपनीज का इंप्रेशन दुनिया भर में ये है, या तो कुछ हद तक ये कंपनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ओन्ड है, तो उसका एक अलग डायमेंशन है। दूसरा ये भी है कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं इनमें, या इनके ऑडिट्स क्लियर नहीं है, वो भी सेकेंड एलिमेंट है। अब अगर हम उसी संदर्भ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेफिनेटली यस, पॉलिटिकल मीनिंग कुछ तो ये है ना कि हमें इन दोनों चीजों से अपने को प्रोटेक्ट करना है ना। हमें ये भी देखना है कि ऐसा तो नहीं कि चाइनीज कंपनीज जिनकी ओनरशिप कहीं ना कहीं जाके कम्युनिस्ट पार्टी पर एंड अप हो जाती है, वो हमारे यहाँ से वेल्थ भी कमा रहे हैं, एज वेल एज वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंटरवीन कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स वन वरी एंड डेंजर। एंड सेकेंड इज की गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो भी नहीं अगर हैं, तो इसके चलते ऑब्वियसली भारत जो स्टेप्स ले रहा है उनका पॉलिटिकल ओवरटोन तो आता ही है, क्योंकि चाइना एंड चाइनीज कंपनीज, इनफैक्ट आपको अभी ध्यान हो चाइना ने अब एक लॉ और बना दिया है जिसके चलते सारी की सारी चाइनीज कंपनीज को चाइनीज गवर्नमेंट को मदद करनी है एनी टाइम द चाइनीज गवर्नमेंट आस्क्स। ओके, तो चाइना ने एक डिफेंस लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इन डायमेंशंस को देखते हुए डेफिनेटली यस, ये एक इंडिविजुअल केस है, बट ये एक ओवरआर्चिंग केस और चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हो सकता है। सक्सेना सर, आपके पास आता हूं मैं। अक्सर ये सवाल उठते हैं कि जो टाइमिंग होती है ईडी के एक्शन की, IT के एक्शन की, वो कई बार बड़ी एकदम ऐसा लगता है पिक्चर के स्क्रिप्ट की तरह लिखी गई हूँ कि आपका चीन के साथ जो संबंध है वो खराब होते हैं और फिर एक्शन होते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अक्सर कोइंसिडेंसेस होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर के हों, चाहे वो यहाँ पर हो, या आपको लगता है कि इसके पीछे
एक पूरी तरीके से एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि जैसे कि आप कहते हैं क्रोनोलॉजी है इसके पीछे? नहीं, ये कहना कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्शन है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि एविजन भी देखा गया है, मैल प्रैक्टिसेस भी देखी गई हैं। तो ये अगर पॉलिटिकल होता है तो हम लोग वहां पे जाते टैक्स एजेंसीज और वहां पे कोई खास चीज नहीं मिलती, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा एविजन मिल रहा है। इससे ये लगता है कि ये मैल प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। अभी आपको जो था यूएस का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन अगर आप पास की कंट्रीज में देखिए, जैसे हम लोगों के पास जो है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ पे भी चाइनीज कंपनीज टैक्स एवेजन में और अनलॉफुल एक्टिविटीज में लगे हुए पाए गए। तो एक्चुअल में ऐसा है कि हम इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल संबंध जरूर खराब हैं, लेकिन इकोनॉमिकली जो है हम लोग करीब $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से हर साल में करते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे कम हैं, बट इंपोर्ट्स हमारे बहुत हैं। तो ये हम लोगों की ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत है। और ये जो चाइनीज कंपनीज हैं, जो हुआवी हुई, ZTE हुई, वीवो हुई, जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं। इनके और मतलब अगर वर्ल्ड में इनको देखा जाए और इनकी सही पोजीशन देखी जाए तो ये टॉप 100 कंपनीज के अंदर वर्ल्ड की आती हैं। इनके पास बहुत कैपिटल है और ये मतलब ये सोचते हैं कि जैसे इंडिया आ गए तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है। हम लोग जो हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, इनको और इस स्मार्टफोन जो है कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हम इसे कैप्टिव मार्केट की तरह जो है डेवलप करें और जितना भी प्रॉफिट है हम यहाँ से बाहर लेते जाएं और टैक्स वगैरह नहीं दें। जैसा आपको अभी पहले बताया गया है, इनकी चाइनीज कंपनी की ओनरशिप जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स के पास भी काफी इसमें स्टेक होता है। तो ये लोग जो हैं आर्मी का भी स्टेक होता है। तो ये इसका जो है अगर चाइना की ओर से हिंदुस्तान की ओर से देखें तो ये तो एक एनफोर्समेंट एक्शंस हैं, लेकिन अगर चाइना की ओर से देखें तो ये जो स्टेट पॉलिसी होती है कि जो मतलब राज्य की जो पॉलिसी होती है कि हम जो चाइना एक्सपेंशनिज्म कर रहा है कि खूब आगे बढ़ रहा है, टेरिटरी पे कब्जा कर रहा है, इस तरह की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसके तहत ये काम हो रहा है। और इनके पास कैपिटल भी है, एक्सपर्टीज भी है। तो ये जैसे इंडिया या पाकिस्तान या ऐसे देशों में आ जाते हैं और यहाँ पे जो है एंटरप्राइजेस सेटअप करते हैं और मतलब इनका एम यही होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाएं, टैक्स ना दें और हम सारा पैसा जो है चाइना को वापस भेज दें। तो मतलब अगर आप हमारी इंडियन अथॉरिटीज की ओर से देखिए तो ये इसमें पॉलिटिकल पुट नहीं है, बल्कि ये लोग टैक्स एवेजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन सारे लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं स्मार्टफोन वगैरह के और टेलीकॉम इक्विपमेंट के, इनके यहाँ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, इन सब ने जो है वो एक्शन किया है और सबको जो है वो हजारों करोड़ का टैक्स एवेजन मिला है। बात करते हैं कोरोना केसेस की। देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से गहराने लगा है। इसी के साथ WHO की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक देश में पहली बार ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट BA.2.75 का पता चला है, जिसने WHO और डॉक्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। वहीं पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को अगर हम देखें तो देश में कोरोना के 18,930 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 35 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसके साथ ही नए मामलों के बाद एक्टिव केस 1,17,800
793 हो गए हैं। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को नए केसेस में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंगलवार को 16,159 नए केसेस मिले थे। टाटा म्यूचुअल फंड के CIO राहुल सिंह ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि कमोडिटी की कीमतों में कमी भारतीय बाजार के लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। उनके मुताबिक बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में निवेश बेहतर मौके हैं। जो इंडिया की जो सिचुएशन है वो कमोडिटी पे काफी निर्भर करती है कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे बिहेव कर रहे हैं, और अगर कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं और माइल्ड रिसेशन की एक सिनेरियो बनती है तो वो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और यही जो चीज है ये मार्केट में अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट में इसी को लेके थोड़ी जो एक बोलते हैं रिलीफ एक तरीके से आ रही है। अब हमें देखना ये होगा कि वर्ल्ड में जो रिसेशन की जो बात चल रही है वो कितनी बड़ी रिसेशन हो सकती है, कितना बड़ा स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत डीप रिसेशन हुई तो हमारी मार्केट्स भी उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, अगर माइल्ड रिसेशन हुआ, फेडरल रिजर्व ने एक सॉफ्ट लैंडिंग क्रिएट कर दी जहां धीरे धीरे स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन किल होता है, तो वो मार्केट्स के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा, और वही थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है आज के दिन मार्केट में। तो इंडिया के लिए मैं बोलूंगा कि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होना इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। भले ही इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स उसकी वजह से भी हिट होंगे, लेकिन ओवरऑल मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी से 4 पीडियाट्रिक दवाओं का पोर्टफोलियो खरीदने पर जेबी के CEO और होल टाइम डायरेक्टर निखिल चोपड़ा का कहना है कि इस डील से प्रोबायोटिक कंपनी के तौर पर बेहतर पोजीशनिंग होगी और पीडियाट्रिक प्रोडक्ट्स में कंपनी को मजबूती मिलेगी। तो हमने जो भी ये पोर्टफोलियो एक्वायर किया है डॉक्टर रेड्डी से, वो पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है, चारों के चारों प्रोडक्ट, and we have paid 100 crores, close to 100 crores for a revenue buy of, हमने revenue जो buy किया है वो 35 crores का है। इनमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है जिंक सप्लीमेंट है, more from a nutraceutical perspective, जिसका वैल्यू जिसका ब्रांड नेम है ZND, which is close to around 15 crores। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा PCEF, which is सेफ्रोक्साम एंटीबायोटिक है, और तीसरा प्रोडक्ट है पेडिक्लोरगिल, जो बेसिकली प्रोडक्ट है फॉर पीडियाट्रिक यूज। एंड ये इसका रैशनल ये है कि हमने जो प्रोडक्ट एक्वायर किए हैं, ये प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है पीडियाट्रिक में, इट स्ट्रेंथन्स आवर प्रेजेंस, एंड वी ऑलरेडी हैव 300 पीपल हु आर मार्केटिंग आवर रेस्पिरेटरी एंड पीडियाट्रिक प्रोडक्ट जो हमारे पास आज की तारीख में है। हम अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं एज अ इम्यून गट एंड प्रोबायोटिक कंपनी इन लाइन विद हमने जो पहले एक्विजिशन किया था सेंजाइम का। तो प्रोबायोटिक पीडियाट्रिक्स के लिए है हमारा एग्जिस्टिंग रेंटेक्स सिरप है, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्सोलाइट है, और अब जिंक भी आ गया और एंटीबायोटिक भी आ गया। तो ये सब कंबाइन करने से हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारा किस तरह से प्रेजेंस स्ट्रेंथन करें पीडियाट्रिक सेगमेंट में। ईज माई ट्रिप के CEO त्रिपाठी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ट्रैवल को लेकर सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है, इसीलिए किराया और महंगाई बढ़ने से बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। पूरा सेंटिमेंट है ट्रैवल को लेकर के ना, वो इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है कि उसके आगे ना ये कॉस्ट अभी मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ा चेंज हमने देखा पैंडेमिक के बाद वो ये है कि भाई लोगों की प्रायोरिटी बदल गई है। उनको अब पैसे से ज्यादा ना सहूलियत और सेफ्टी का देखना होता है। वो 2-3 साल से बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवल तो जरूरी है ही है। हाँ, फेज बढ़े हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बता सकता हूँ कि 2019 से 2022 तक में हमने देखा है कि एयर फेयर में तकरीबन 50% तक का इजाफा हो गया। होटल्स में भी हमने 15 से 20% तक का इजाफा देखा है फेज का बढ़ने का। मगर सेंटिमेंट इतने पॉजिटिव हैं कि लोग जो है उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमने देखा नहीं। इनफैक्ट हमने तो जब पैंडेमिक के बाद हमारा मार्केट खुला है, हमने तो बहुत तेजी से वी शेप रिकवरी देखी है। हमने ऑलरेडी प्री पैंडेमिक नंबर्स पार कर लिए हैं और प्रॉफिटेबल तो हम शुरू से थे, वो प्रॉफिट हम अभी भी जनरेट कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे वो ETF के प्राइसेस हो, चाहे वो डॉलर को लेकर के कोई दिक्कत हो, चाहे वो यूक्रेन जैसी कोई और समस्या हो, ये जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना अच्छा है, ताकि कस्टमर जो है वो और खुशी से ट्रैवल कर सके।
ऑटो शेयरों में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ऑटो इंडेक्स ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन भी किया है और इसकी वजह क्या है, डिटेल्स दे रही हैं सहयोगी सृष्टि शर्मा। तो ऑटो शेयरों में हम कई समय से रफ्तार देख रहे थे और आज ऑटो इंडेक्स की बात करें तो नए उच्चतम स्तर पे एक लाइफ टाइम हाई पे हमने उसे जाते हुए देखा है। लगातार कई दिनों से ही हमें उसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, पर आज देखें तो 52 हफ्तों की ऊंचाई तो नहीं, लाइफ टाइम हाई यानी 2017 में जिस तरीके का लेवल्स हमने निफ्टी ऑटो इंडेक्स में देखा था, आज उसके भी ऊपर हुआ नजर आया है। और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो YTD रिटर्न्स जो हैं इसके करीब 10% से ज़्यादा के हैं। इस पूरे ऑटो पैक की तेज़ी को सबसे ज़्यादा लीड किसने किया है गेनर्स के टर्म्स में, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, और साथ ही इसके अलावा देखें तो TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी। तो सिर्फ पैसेंजर व्हीकल ही नहीं, आप देख रहे हैं कि 2 व्हीलर और साथ ही कमर्शियल व्हीकल से भी सेगमेंट से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की जो वजहें हैं वो काफ़ी साफ हैं। हमने देखा है कि मेटल्स और कमोडिटीज़ में स्पेसिफिकली अब वो बेयर मार्केट में भी जा चुकी है। उसके इंडेक्स की बात करें तो 52 हफ्तों की ऊंचाई से लेकर अब तक कई सारी कमोडिटीज़ में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आप अगर देखें स्टील प्राइसेस, आपने अगर तेल की भी प्राइसेस देखें तो वो भी कम होते हुए नजर आए हैं। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में तो वो कैप ही है, पर इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रेंट क्रूड के कमी होने से जितना भी ओवरसीज एक्सपोजर है उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलता है। साथ ही हम देख रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर की दिक्कतें थी पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, वो धीरे धीरे करके जो हटती हुई नजर आ रही है। वो सारी ही कंपनीज ऐसा अंदेशा दे रही हैं और डिमांड सभी सेगमेंट्स में काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। आप अच्छे मॉनसून के चलते देखिए ट्रैक्टर बिक्री को सहारा मिल रहा है। साथ ही पैसेंजर व्हीकल में जो नई गाड़ियों के लॉन्च भी हैं, ज़बरदस्त उनकी वेटिंग पीरियड्स भी हैं। इससे हम लगा सकते हैं अनुमान कि कितना ज़्यादा रुझान जो है कस्टमर्स का नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए है। इसके अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वो भी अपने निचले स्तरों से काफ़ी रिकवर करता हुआ नजर आया है। रूरल डिमांड पिकअप होती हुई दिख रही है और कमर्शियल व्हीकल बिक्री के आंकड़े महीने दर महीने हम देखते हैं कि वो जो है काफ़ी मजबूत होते हुए जा रहे हैं। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑटो इंडेक्स को और ऑटो कंपनीज़ को सहारा दे रहे हैं और आज हमने उसे न्यू लाइफ टाइम हाई पे जाते हुए भी देखा। आगे बढ़ते हैं। टाटा केमिकल्स मई की ऊंचाई से करीब 23% तक टूट चुका है। AGM में कंपनी ने कहा है कि EV के लिए बैटरी प्लांट लगाने की कोई योजना नहीं है। और क्या नई अपडेट्स हैं, तमाम डिटेल सहयोगी शरद दुबे दे रहे हैं। फोकस में रहेगी टाटा केमिकल। स्टॉक जो है अपने मई की हाई से लगभग 23% का गिरावट देख चुकी है, लेकिन आज जो है वॉल्यूम्स लगभग 7 गुना बढ़ चुके हैं उनके 20 दिन के एवरेज से। उनकी AGM कल हुई थी और वहाँ उनके जो चेयरपर्सन है पूरे ग्रुप के, टाटा ग्रुप के, N चंद्रशेखरन, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है एक नई बैटरी प्लांट सेटअप नहीं करेगी आपकी EV स्पेस के लिए। और दूसरा बात है कि कंपनी जो है उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर फोकस करने वाली है। कैपेक्स प्लान्स लगभग 5,000 करोड़ का लाइंड अप है। हालांकि जो ग्रुप कंपनीज है स्पेशली टाटा मोटर्स, उनको जो है EV स्पेस के लिए जो लिथियम कार्बोनेट की जो सप्लाई है या उसकी जो इम्पॉर्टेंट हेल्प है वो कंपनी देते रहेगी। और याद रखिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके EV सेक्टर के लिए, लिथियम कार्बोनेट। और आखिरी में जो है कंपनी ने कहा कि उनकी फिलॉसफी जो है 3S फिलॉसफी, सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी और स्केल पे फोकस करने वाली है। अगर पहले तिमाही के जो एक्सपेक्टेशंस बताए कंपनी के, तो यहाँ पे जो है उनकी जो सोडा ऐश सेगमेंट है वहाँ पे एक रिस्क रहने वाली है डिमांड में भी और मार्जिन्स में भी, क्योंकि जो है ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन देखने मिला है आपके डिमांड का और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स के कारण। और ये जो इम्पैक्ट है ग्रॉस मार्जिन्स का, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 530 बेसिस पॉइंट्स का साल दर साल जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमने एनालिस्ट स्टेक भी जो है निकाली स्टॉक की, लगभग 75% एनालिस्ट का यहाँ पे बाई रेटिंग लगा है। और अगर देखा जाए तो 12 महीने के जो टारगेट प्राइस है वो 1000 रुपीज़ पर शेयर है। इसका मतलब जिसको रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइस से लगभग 36% का होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने आज सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक की है। इस मीटिंग में विभिन्न फाइनेंशियल स्कीम्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया है। साथ ही रीजनल रूरल बैंक के परफॉर्मेंस का रिव्यू भी हुआ है। वहीं RRBS एक्सपेंशन, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट रेजोल्यूशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े रिफॉर्म के अडॉप्टेशन पर भी चर्चा हुई है। आज देश के अर्थ मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी मैडम, इनके अध्यक्षता में देश के पूरे बैंकर की मीटिंग हो गई। इसी में किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर चर्चा हो गई। इसी में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के मिनिस्टर माननीय रूपाला जी थे। और जो लोग ये डेयरी का बिजनेस करते हैं उनको तो किसान कार्ड मिलता है, लेकिन
डेयरी का बिजनेस नहीं है, फिशरी का बिजनेस नहीं है, लेकिन वो व्यवसाय करते हुए जो 2 पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनको भी किसान कार्ड का पैसा मिलना चाहिए, उसको कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, अच्छे निर्देश दिए हैं और ये सर्वव्यापी है, बोल तो पूरे स्टेट में होना चाहिए। उसी के साथ सबको उनका कास्ट रिलीजन छोड़ के सबको उसका ये होना चाहिए और ये प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सबको रोजगार मिले, सबको 2 पैसे व्यवसाय मिले और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसका सैचुरेशन जल्दी से जल्दी कैसा हो जाए, इसलिए भी निर्देश दिया है। मैं आज हमारे पूरे देश के पशुपालकों और फिशरमैनों की ओर से हमारे वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी बैंकिंग सिस्टम्स, नाबार्ड्स एंड जितनी भी संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सभी को इकट्ठा करके इसका रिव्यू लिया और साधारण पशुपालक को और साधारण फिशरमैन को ये किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो और उनके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन लोगों को मिलना शुरू हो, उस दिशा में बहुत सरलता से उनको कैसे किया जाए इसकी चर्चा भी किया, इसका जायजा भी लिया और सभी को इसके लिए निर्देश भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गुरप्रीत कौर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी में चुनिंदा मेहमानों को ही बुलाया गया था। शादी की सारी रस्में सेम आवाज पर ही हुई। इनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें मान पगड़ी और सुनहरे रंग के कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में मान अपनी दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ बैठे हैं। तस्वीरों में आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैठे हुए देख सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने पिता की रस्में निभाई। बता दें आपको कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सीएम की शादी पद पर रहते हुए हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान और उनके परिवार को बधाई दी है। मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें, दुनिया की सारी खुशियां उनको बख्शें। मानसून की दस्तक के साथ इस साल दिल्ली सरकार फिर से यहाँ पर आपको बता पल्ला फूड प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली सरकार का ये यमुना नदी पर बाढ़ में बर्बाद हुआ बारिश का पानी बचाने का एक प्रयास है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार 2019 से पल्ला फूड प्लेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार यमुना नदी पर बने पल्ला फ्लड प्लेन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने में जुट गई है। 2019 में सबसे पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मकसद यमुना नदी से गुजरते वर्षों के अतिरिक्त पानी को जमा कर दिल्ली शहर के ग्राउंड वाटर टेबल को बैलेंस करना है। इस बाढ़ के पानी को ही स्टोर करने के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पे 26 एकड़ में एक पॉन्ड बनाया है। जब भी बाढ़ आती है तो इस पॉन्ड के अंदर पानी ऑटोमेटिकली भर जाता है और वो पूरा पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होके 2 किलोमीटर दूर एरिया तक पानी को रिचार्ज कर देता है। इस प्रोजेक्ट को जब से डिज़ाइन किया गया था तो इसमें काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें ऐड की गई थी। तो इसमें 35 पीज़ोमीटर लगाए गए हैं ताकि जितना भी पानी रिचार्ज हो रहा है उसको हम क्वांटिफाई कर सकें और उसकी डायरेक्शन को हम निकाल सकें। और इसी तरीके से हमने 35 पीज़ोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया तक लगाए हैं, जिससे हमें पता लगा है कि 832 MGD पानी हर साल इससे रिचार्ज हुआ है। ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दूरगामी सोच के अंतर्गत शुरू किया गया था, जिसका मकसद दिल्ली वासियों को 24 घंटे पीने का साफ पानी मौजूद करवाना है। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इससे जितना भी पानी रिचार्ज होगा उसको हम ट्यूबवेल से निकाल के डायरेक्ट पीने के लिए दे सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की या कोई भी एडिशनल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ये पानी पूरी तरीके से नेचुरल है। जो भी हम ग्राउंड से निकालेंगे वो अगले साल की बाढ़ में फिर से रिचार्ज हो जाएगा। अभी तक इस प्रोजेक्ट के चलते दिल्ली का 812 मिलियन गैलन ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो चुका है और ग्राउंड वाटर टेबल 2 मीटर तक बढ़ गया है। हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये 1000 एकड़ में एक्सटेंड होगा तो इससे 32,000 MGD के आसपास पानी रिचार्ज होगा हर साल और इस पानी को हम निकाल के दिल्ली के अंदर कमी है उसको पूरा कर पाएंगे। इस बार मॉनसून में केजरीवाल सरकार 1500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स का निर्माण कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक बाढ़ का पानी बचाया जा सके।
चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। In association with BSC, experience the new. स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका।